दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों एक्सपेक्ट किया था, कुछ वैसा ही आज का बाजार हमने देखा। निफ्टी को आप देख सकते हैं 86 पॉइंट्स नीचे आके क्लोज किया। निफ्टी ने वीकनेस के साथ में ओपनिंग दी थी और ओपन मार्केट के अंदर एक टाइम ऐसा था जब निफ्टी प्लस भी हो गया था, लेकिन क्लोजिंग हुई है प्रॉफिट टेकिंग के साथ में और इसमें 86 पॉइंट्स की गिरावट यानी 0.35% की मंदी हो चुकी है। निफ्टी बैंक को देखें तो इसमें भी इतनी गिरावट है। मिड कैप ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया 0.93% के साथ में और स्मॉल कैप ने 1% के क्रैश के साथ में क्लोजिंग दी है। मैक्सिमम जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो हो सकता है आज नीचे गए हो। एफएमसीजी ने अच्छा परफॉर्म किया जस्ट 1.44% के साथ में, क्योंकि डोमेस्टिक सेक्टर है, इंडिया में प्रोडक्शन होता है, इंडिया में प्रोडक्ट बिकते हैं मैक्सिमम, एक्सपोर्ट काफ़ी कम है। लेकिन बाकी जो भी सेक्टर्स है वो एक्सपोर्ट से प्रभावित हुए हैं, टैरिफ से प्रभावित हो चुके हैं। आईटी को आप देख सकते हैं आधे % नीचे, साथ में हम सरकारी बैंक्स, चलो ये फाइनेंशियल जो कंपनीज है ये भी आज नीचे जाके बंद हो चुकी है। फार्मा सेक्टर ने सबसे खराब परफॉर्म किया। फार्मा को लेकर वैसे भी एक न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ कि अभी वहाँ पे बातचीत चल रही है, पहले से सख्त टैरिफ फार्मा कंपनीज के ऊपर यूएस लगाने वाला है। इस तरह का इम्पैक्ट आज के दिन मार्केट में हमने देखा। अब देखिए दोस्तों, बातचीत करते हैं। देखो, निफ्टी के टेक्निकल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, कल के दिन हमने चेक किए थे टेक्निकल्स, जिसमें इंडिकेशन वीक ही था। ऐसा कुछ नहीं था कि निफ्टी में रिवर्सल हो चुका है। टेक्निकल्स मैं आपको सिखा चुका हूँ कि किस तरह से आपको देखना होता है जब भी असेंडिंग चैनल ब्रेक होता है, और साथ में कौन सा मेजर सपोर्ट होता है उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, कुछ बड़ी न्यूज़ को एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ही 25% का टैरिफ यूएस ने लगाया, वैसे दोस्तों इंडिया का कमेंट आता है कि इंडिया एग्जामिन कर रहा है इसको, यानी इसको देख रहा है, इसके ऊपर अपनी जो भी एनालिसिस बोल सकते हैं, एग्जामिन बोल सकते हैं, वो सब चीज़ें अभी यहाँ पे की जा रही है। और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि 25% का जो टैरिफ इंडिया पे लगा है उसका कितना डैमेज हो सकता है इंडिया को। फिर उसके हिसाब से हम रिटेलिएशन करेंगे, या फिर जो भी हमको करना होगा, शांति से पैसे पे करने होंगे, मतलब टैरिफ पे करना होगा तो टैरिफ को पे कर देंगे, नहीं तो हमको रिटेलिएशन करना होगा तो रिटेलिएशन किया जाएगा। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने बोला है कि हम कुछ भी हो सकता है वो सब करेंगे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कमेंट इनकी तरफ से सुनने को मिला है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी नेसेसरी स्टेप्स हो गए इंडिया लेगा उसको। 25% के टैरिफ को एग्जामिन करा अभी के समय, देख रहा है कि क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इसमें दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि इन्फॉर्म कर चुके हैं पीयूष गोयल कि सरकार अभी इंगेज है बातचीत के अंदर। किससे? एक्सपोर्टर से। जो भी कंपनी मैक्सिमम एक्सपोर्ट करती है उनके जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे बातचीत के अंदर है, इंडस्ट्रीज़ के साथ में बातचीत में है, स्टेक होल्डर्स के साथ में बातचीत में है, और ये असेसमेंट कर रहे हैं कि 25% जो टैरिफ लगाए उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि उसी तरह का टैरिफ फिर हम भी लगाएंगे। तो जो टैरिफ हम देंगे यूएस को, हम बदले में कुछ उनसे भी लेंगे ताकि सेट ऑफ हो जाए, ज़्यादा नुकसान हमको हो नहीं पाए। ये सब चीज़ें अभी देखी जा रही है और इसका असेसमेंट अभी इंडिया कर रहा है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि इम्पैक्ट अभी जो रिसेंट इवेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा, एक्सपोर्टर से, इंडस्ट्री से, ये सब चीज़ें बातें की जा रही। चलो ठीक है, ये वही स्लाइड के अंदर मेंशन कर रखा है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्रेंड बोला जाता है इंडिया को, और 25% का टैरिफ भी लगा दिया है, और ये हाईएस्ट टैरिफ आप बोल सकते हैं इंडिया को भी मिला है। मतलब ऐसे इंडिया के बाद में या इंडिया से ज़्यादा और भी काफ़ी सारे कंट्रीज से मिला है, बट इंडिया के हिसाब से ये टैरिफ ज़्यादा है। 25% का टैरिफ नहीं होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशन थी 15 to 20% के टैरिफ के, लेकिन 25% का टैरिफ यहाँ पे आ चुका है। साथ में दोस्तों आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि विल ऑल्सो फेस, यानी अभी तक एडिशनल पेनल्टी इसमें नहीं लगी है। जो कल मैंने आपको बताया था कि या तो इसके अंदर एडिशनल पेनल्टी इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड है, एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए। तो देखो, रशियन ऑयल को परचेज किया, उसकी वजह से एडिशनल पेनल्टी लगेगी, वो हो सकता है 10% हो या फिर पता नहीं कितनी हो, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई जाएगा, हमारे दुश्मन से कोई भी डील करता है, उसके साथ में होने की कोशिश करता है, तो हम 10% का पेनल्टी उसके ऊपर लगा देंगे, टैरिफ के अंदर 10% और हम ऐड कर देंगे। तो अगर ये 10% हो जाता है, इंक्रीज हो गया 35% हो जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट को एक काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी मार्केट ने 25% को प्राइस इन किया है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में आपने गिरावट देखी है, जो ग्रोथ कंपनीज उनके स्टॉक्स टूटे हैं, एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज के स्टॉक्स भी टूटे हैं। आगे चल के अपन स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है 35% का टैरिफ लग जाता है, तो काफ़ी डैमेज पड़ सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि ट्रंप ने चिढ़ाने की कोशिश भी की थी इंडिया को कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, यानी अंडर परफॉर्म कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं मरी हुई इकोनॉमी, हिंदी में इसको बोले तो।
लेकिन इंडिया ने वापस इसका जवाब दिया है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम कुछ ही साल के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ साल के अंदर हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बातचीत अभी चल रही है, देखते हैं कितनी तीखी बातचीत चलती है। बातचीत से देखो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे एक्शंस इंपॉर्टेंट है, किस तरह के एक्शंस ट्रंप लेता है और उसके अगेंस्ट में किस तरह से एक्शन इंडिया लेता है। क्योंकि देखो यूएस में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको यूएस के बाद में कुछ दिखता नहीं है, उनको लगता है कि यूएस ही पूरी दुनिया है, यूएस के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। वो गलत फहमी होती है उनकी, और वो हो सकता है इंडिया भी दूर करने की कोशिश करे। साथ में दोस्तों आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 6 इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है यूएस ने ओवर ईरान पेट्रोलियम परचेजेस। अब देखो यूएस का जो भी दुश्मन है, रशिया हम बोल सकते हैं, ईरान बोल सकते हैं, तो इनके साथ में जो भी कंट्री डील करेगी ना, वो पेनल्टी फेस करेगी यूएस से। या तो वो सैंक्शन लगा देंगे या फिर वो पेनल्टी लगा देंगे। तो टोटल है ना, वेंसडे को अनाउंस कर दिया है 20 एंटिटीज, जिसमें 6 एंटिटीज इंडिया की है जिसने ईरान के साथ में ट्रेड किया है। अब देखो ईरान के साथ में तो सभी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका अलग होता है कि ईरान किसी और को सप्लाई करता है, किसी और कंट्री को सप्लाई करता है, जिससे अपन इंडिया खरीद सकता है। तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट ईरान के आ रहा है, लेकिन जिसने डायरेक्ट ट्रेड किया है ना, उसको यहाँ पे सैंक्शन लगा दिया यूएस ने। अब सैंक्शन का मतलब देखिए होता क्या है, सैंक्शन का मतलब ये होता है कि अब वो जो कंपनी है जिसके ऊपर सैंक्शन लगा है, वो यूएस के अंदर कारोबार नहीं कर सकती है। अगर यूएस का कुछ पेमेंट बाकी है उन कंपनीज को, तो हो सकता है वो भी यूएस ना दे, उसको भी रोक दे, करेंसी में ट्रेड होना बंद हो जाएगा, ना ही नए ऑर्डर्स मिलेगा, ना ही वो काम कर सकती है। और अगर कंटिन्यूसली इंडिया के काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगता है, तो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो भी खराब होगा। सो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। अब ये क्यों लगा दिया है सैंक्शन, ये सब चीज़ें क्यों देखने को मिली, क्योंकि यूएस को ऐसा लग रहा है कि अगर आप ईरान से कुछ भी खरीदोगे तो आप फंड कर रहे हो टेररिस्ट को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली जा चुकी है, और इसके तहत 6 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन यूएस ने लगा दिया है। सो देखिए दोस्तों, निफ्टी की स्थिति तो कुछ ऐसी है, आपको बताइए, ना ही कुछ तेजी मंदी देखने को मिली कुछ खास। तो जो कल का पैटर्न था वही अभी निफ्टी में बना हुआ है। अब कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़े एक्शंस देखने को मिले हैं। क्या रीज़न उसके पीछे, उसको भी चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि Q1 के जो भी नंबर्स थे कल के दिन हमने चेक किया था, उसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिला है। सो केन्स टेक्नोलॉजीज 10% के सर्किट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, जबकि इसकी जो वैल्यूएशन है 136 का पी है, लेकिन इसके नंबर्स अच्छे लगे मार्केट को। ओपनिंग आप देखोगे ना तो इसकी ठीक थी या वीक थी, हम बोल सकते, थोड़ा सा माइनस में ओपन हुआ था, न्यूट्रल चलो इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अच्छी बाइंग इसमें हो जाती है। सो रीज़न क्या है इसके पीछे का, देखो प्रॉफिट अच्छे लगे मार्केट को, ये एक रीज़न है। प्रॉफिट के मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 75 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 60 समथिंग कुछ करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। रेवेन्यू 34% के साथ में बढ़ चुका है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से नीचे था, तो मार्केट ने इसको प्रॉफिट के रूप में देखा। और साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे स्टॉक ने एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है। अब ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो एक इसको स्विंग ब्रेकआउट के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसमें जो अगला रेसिस्टेंस होगा वो ऑल टाइम हाई का देखने को मिल सकता है। तो ये सिचुएशन अभी के समय यूएस नहीं सॉरी केन्स टेक्नोलॉजीज में देखने को मिल रही है। इसके बाद में देखो एचयूएल ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, 3.5% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। क्या बात हो गई इस कंपनी में, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो रहा था, उसकी वजह से तो काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन यहाँ पे 3.5% के साथ में स्टॉक ऊपर चला गया। ये जो भी आप देख रहे हो ना, स्टॉक स्टार्टिंग में सब न्यूट्रल थे, लेकिन उसके बाद में तेजी बनी थी। अब इसके नंबर्स है, इसका इम्पैक्ट, और साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि मेजर सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने, और अब स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। रीज़न इसके पीछे का है कि इसके प्रॉफिट अच्छे लगे मार्केट को, 6% के साथ में इसके प्रॉफिट बढ़ गए। रेवेन्यू की बात करें तो 5% के साथ में बढ़ चुके हैं, और साथ में मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे चल के हम अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। मतलब 5-6% की ग्रोथ से ही इन्वेस्टर को मज़ा आ गया इसके अंदर, क्योंकि ग्रोथ इसमें आ रही नहीं थी, तो 5-6% की ग्रोथ इसके लिए बहुत बड़ी साबित हुई। साथ में आप देख सकते हैं ग्रॉस मार्जिन हम अच्छे निकालेंगे, ये कमेंट्री है मैनेजमेंट की तरफ से कि अगले कुछ क्वार्टर में अच्छे मार्जिन हम निकाल सकते हैं, तो इसकी वजह से स्टॉक ने तेजी पकड़ी है। अब देखो ये जो भी कंपनीज होती है ना, ये एक दिन चलती है, उसके बाद में स्टॉक वापस से ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी है, 60 का पी है, और 2-4% 6% की ग्रोथ सस्टेनेबल, मतलब स्टॉक के प्राइसेस को ऐसा नहीं करती कि उड़ा दे, 3000 क्रॉस करके स्टॉक 4-5-6 चल जाए। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो दूसरी कंपनीज में होती है, हाई ग्रोथ कंपनीज में होती है, जिसने डबल डिजिट में प्रॉफिट को डिक्लेयर किया है और साथ में एक्सपेक्टेशंस को भी बीट किया है। तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए इन्वेस्टर को, ट्रेडर को। ये कंपनीज होती है डिफेंसिव, या तो इन कंपनीज में बिगिनर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इन कंपनीज के लॉसेज होने में बहुत मतलब मुश्किल होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि 40-50% कंपनी गिर जाए या पैसे डूब जाए। तो बिगिनर के पास में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है उसको, ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं लगती है, ज़्यादा
नीचे स्टॉक्स नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत स्लो चलता है, या जिनके पास में बिग मनी होता है, बड़ा पैसा होता है, वो कर लेते हैं इनमें काम, क्योंकि उनके लिए 7-8% भी बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ में निकल जाते हैं, और ऐसी कंपनीज में बड़े पैसे ही लगाते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी है। लेकिन जो भी इन्वेस्टर देखता है कि यार मल्टी बैगर निकाले, वो इन कंपनीज को नहीं देखता है, वो जस्ट ग्रोथ कंपनीज के ऊपर फोकस करता है जो कि हायर डबल डिजिट के साथ में बढ़ पा रही है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो एस्टिमेट से ऊपर है इसकी 4% वॉल्यूम ग्रोथ, यानी सेल्स ग्रोथ हम इसको काउंट कर सकते हैं, और एस्टिमेट थी 3 से 4% की, तो यहाँ पे 4% की ग्रोथ दी है। साथ में कंपनी ने ये भी कहा है कि यूएस का जो टैरिफ है ना, जो लगा है, उसका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर, यानी कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। वारी एनर्जीज, अब यहाँ पे गिरने वाली कंपनीज को देखते हैं। स्टॉक आज क्रैश हुआ, 5% की गिरावट आप इसमें नोट कर सकते हैं, और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही होगा। देखो, यूएस में जब भी कुछ ऐसा धमाका होगा, यूएस अगेंस्ट होगा इंडिया के, तो सबसे जो पहले गिरावट आएगी वो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनीज में आएगी, क्योंकि ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूएस में। ट्रंप काफ़ी बार बोल चुका है कि हम हमारी कंपनीज को ही बढ़ावा देंगे, इंडिया से जो भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है या फिर जो भी अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट कर रही है, उसको हम फोकस करेंगे एलिमिनेट करने की, उसको हम आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, यूएस एंटी डंपिंग प्रोब लग चुका है, यानी जांच शुरू हो चुकी है कि क्या कोई इंडियन कंपनी या कोई बाहर की कंपनी यूएस में सस्ता सोलर तो नहीं लगा रही ना, सस्ते में तो नहीं बेच रही ना, क्योंकि वहाँ की जो कंपनीज होगी उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, यूएस को दिक्कत हो जाएगी। तो ये है। अब यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि ये जो इनका कदम है, ये सोलर एम्बिशन को डीरेल नहीं करेगा, मतलब इसको खराब नहीं करेगा, हमारा जो ग्रोथ पाथ है हम वैसे ही चलने वाले हैं। साथ में गिरावट के पीछे का एक और रीज़न है कि वारी एनर्जी और एक और कंपनी है जिसका नेम आप देख सकते हैं। इन दोनों कंपनीज में मधुसूदन केला, ये एक इन्वेस्टर है, इनकी फैमिली, मतलब इनका ही नाम आप जोड़ के चल सकते हैं इसके अंदर, इन्होंने एग्जिट कर लिया इन कंपनी से, तो ये एक रीज़न है कंपनी के स्टॉक के गिरने के पीछे का। बाकी ठीक है, स्टॉक अभी रिवर्सल तो कर रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर, ये भी काफ़ी रिलैक्स हो गया आज के दिन, 6% के साथ में स्टॉक ने क्रैश किया है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके नंबर्स हैं, गैप डाउन के साथ में इसकी ओपनिंग होती है, उसके बाद भी कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे ही जाके बंद होता है। 66 का पी रेशियो है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और इसके अंदर आप नोटिस करोगे, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, कि जब भी मतलब आप एक बिगिनर हो, आप ट्रेड करना चाहते हो किसी ऐसी कंपनी में जो डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, उन कंपनीज में स्टॉप लॉसेस होते ही हैं। ये मैंने आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए बताया था, ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल्स बता दिया आपने बाय सेल कर लिया, ठीक है, जस्ट मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, उसके हिसाब से अगर आपने किया होगा, अलर्ट सेट किया होगा, तो होता क्या है, जैसे मान लो कंपनी के स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, तो इन्वेस्टर पेपर ट्रेडिंग अगर वो कर रहा है तो अलर्ट सेट कर देगा कि मैंने यहाँ पे खरीद लिया उसको। उसके बाद में वो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखेगा, अगर वो 1:1 के रेशियो को देखता है तो 15% का प्रॉफिट रखेगा, 15% का लॉस रखेगा, तो उसमें लॉस भी बड़ा है, प्रॉफिट तो ठीक है उतना ही है, बराबर है, मतलब दोनों। 1:2 का रखना चाहता है वो, तो फिर वो 15% का प्रॉफिट रखेगा, 10% का लॉस रखेगा। अगर वो 1:3 का रखना चाहता है, जो कि मोस्टली ट्रेडर रखते हैं, तो वो 15% का प्रॉफिट रखेगा और 5% का स्टॉप लॉस रखेगा। तो ऐसी कंपनीज में मतलब इस कंपनी में आई थिंक यहाँ पे 5% का हिट ऑलरेडी हो गया था, और उसके बाद में ये जो बड़े लॉसेज है उससे इन्वेस्टर ट्रेडर बच जाता है, अगर वो ट्रेड कर रहा होता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। नहीं तो किसी ने खरीद लिया, ईगो में आ गया कि चलो अब स्टॉक नीचे आ रहा है, पैसे हैं मेरे पास, हर महीने पैसे आते हैं मेरे पास, तो मैं खरीदता जाऊंगा, वो गलत अप्रोच हो जाती है, क्योंकि वो अगर किसी ने किया होगा तो यहाँ पे बड़े नुकसान हुए हैं। मतलब मेरे पास में भी स्टॉक था, लेकिन उसमें जब पता चलता है कि चीज़ें प्ले नहीं कर रही जैसे अपनी रिसर्च थी, तो मैंने भी इसको बेचा और दूसरी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ताकि वो कैपिटल जो भी लॉसेस थी उसको भी रिकवरी दे दे और साथ में कैपिटल सही जगह भी लग जाए। तो इन्वेस्टर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, गिरने के पीछे का रीज़न है कि सेल्स कंपनी के 13% के साथ में पहली तो नीचे गई है, कंपनी के प्रॉफिट 10% के साथ में बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, प्रॉफिट के मार्जिन्स सुधरे हैं। अब मार्केट ने देखा कि अगर आप सेल्स ही कम करते रहोगे, प्रॉफिट के मार्जिन कितने सुधार लोगे? 1% आपने बढ़ा दिया, हो सकता है 1% बाद में बढ़ा दो, लेकिन कंटिन्यूसली आप बढ़ा तो नहीं सकते हो। आपकी सेल्स अच्छी आनी चाहिए, तो आपकी जो सेल्स है, टॉप लाइन है, वही अच्छी नहीं आ रही है, आपके प्रोडक्ट्स ही कम बिक रहे हैं, तो फिर आप कितने भी प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ा लो, काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये वो कंपनी नहीं है, जो एप्पल जैसी कंपनी नहीं है कि जिसमें प्रोडक्ट के दाम महंगे करके भी बेच सकते हैं। ये कंपनी ही जानी जाती है कि सस्ते जूते चप्पल बेचने के लिए। तो कंपनी अपने प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं आगे चल के सेल्स में डेंट पड़ेगा, और वो चीज़ इन्वेस्टर को पसंद नहीं आई, और इसके नंबर्स एक्सपेक्टेशन से वीक देखने को मिल गए। साथ में दोस्तों आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हम फोकस करें प्रॉफिट ग्रोथ वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर इस म्यूटेड डिमांड के अंदर। मतलब डिमांड तो कम है, लेकिन हम प्रॉफिट बढ़ा के बेच रहे हैं, तो ठीक है, हमने हमारे हिसाब से नंबर्स अच्छे दे दिए, बट बाजार को नंबर्स अच्छे नहीं लगे इस कंपनी के।
कैम्स आप देखोगे ना तो ये भी 5% की गिरावट के साथ में परफॉर्म कर चुका है आज के दिन। इसका भी जो रिजल्ट है उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। 9% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ी है और 3% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा है, तो दोनों प्लस में है, प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों प्लस में है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में सीडीएसएल का डेटा दिखाऊं तो सीडीएसएल में आप देखोगे सेल्स बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट 24% के साथ में क्रैश हुआ है। तो आप सीधा सीधा समझ पा रहे होगे कि जो कैम्स है वो प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंट है सीडीएसएल के कंपैरिजन में, लेकिन सीडीएसएल में हाई ग्रोथ है। तो जो ज़्यादा रिस्की है वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है, और कैम्स को लो रिस्की लो रिवॉर्डिंग बोल सकते हैं कंपैरिजन करें तो सीडीएसएल के साथ में, लेकिन सीडीएसएल को हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। सो एयूएम क्रॉस कर चुका है कंपनी का 50 लाख करोड़ का, ये जो माइलस्टोन था इसने क्रॉस कर दिया, लेकिन जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो फ्लैट देखने को मिला। और देखो मैं आपको बता चुका हूँ ऐसी कंपनीज के जब भी नंबर्स आते हैं ना तो वो मार्केट के हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करता है, वो आगे के हिसाब से परफॉर्म करता है। अभी मार्केट अगर खराब चला कुछ टाइम तक टैरिफ की वजह से तो लोग अपनी एसआईपी, वैसे भी अभी आपने देखा एसआईपी अकाउंट्स कम हो चुके हैं, हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट गिर जाए, हो सकता है म्यूचुअल फंड एयूएम गिर जाए, तो वो देख के अभी मार्केट इसको रिएक्शन दे रहा है। सो यहाँ पे स्टॉक ने अभी गिरावट शुरू कर दी है, तेजी पकड़ी थी इसने, एक रिवर्सल दिखा था लेकिन वो रिवर्सल वापस से खराब हो चुका है, क्योंकि आप इसमें देखोगे तो ये स्टॉक ने यहाँ पे कर दिया है एक काइंड ऑफ एक ब्रेकडाउन। तो अब ये भी वीक हो चुका है, वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियोस को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।